नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक है आज हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज के टॉपिक में हम चर्चा करते हैं, बात करेंगे आपके लिए यूपी की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके, खास करके यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। एक ना एक क्वेश्चन हर टॉपिक से यूपी का पूछा ही जाता है। कुछ टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनसे हमेशा पूछता ही है वो, है ना। कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, जैसे जनजातियाँ हो गई, जनजातियों का प्रश्न आ ही जाता है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यूपी में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, या सबसे बड़ी संख्या में कौन सी जनजाति निवास करती है, या उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में जनजाति निवास करती है। तो क्षेत्रों को भी पढ़ेंगे, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो यूपी में आती हैं, यूपी से निकलती नहीं, यूपी के बाहर से आती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर नेपाल से बह करके आती हैं, उत्तर प्रदेश में आती हैं, और बहुत सारी नदियां आपस में मिल जाती हैं, है ना। तो नदियों को बात करेंगे और जनजातियों की बात करते हैं। इस टॉपिक में आराम से नोट करते चलेंगे और क्लास में अंत तक वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे, और चैनल को शेयर कर देंगे अपने मित्रों के, दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के जनजातियां इस महत्वपूर्ण टॉपिक में। तो ये लिखी हुई है बहुत सेलेक्टेड। तो सबसे पहले जनगणना। तो देखिए, जनगणना कब हुई? 2011 में हुई लास्ट, जो कि 10 साल के बाद होती है हमारे देश में जनगणना। कितने साल बाद? 10 वर्ष बाद होती है भाई साहब। नोट भी करते चलना कुछ पॉइंटों को। 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है हमारे देश में। सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। उसके बाद 1881 में हुई। अगर मैं इतिहास पे जाऊं तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। तब से लेकर के अब तक 10 साल के अंतराल पर अनवरत रूप से जनगणना भारत में भारत सरकार के द्वारा कराई जा रही है, जिसे गृह मंत्रालय आमतौर पर देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कंडक्ट कराता है देश भर में। ठीक है, तो 2011 की जनगणना में जितनी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है 19.5 करोड़, उसमें से 0.6% जो लोग हैं वो जनजाति लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? जनजातियां रहती हैं, 0.6%। ठीक है, ये जनगणना का एक डाटा है। आराम से एसटी जनजाति की बात करने। एसटी जनजाति कौन कौन से जिलों में नहीं रहती है? तो अयोध्या में नहीं निवास करते हैं बिल्कुल ये लोग, और जालौन में, इन दोनों जिलों में नहीं पाई जाती है ये जनजाति। ठीक है, ये वाला नोट है, नहीं रहती है, नहीं पाई जाती है, नोट कर लेना अच्छे से। यही प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी जनजाति नहीं निवास करती है, कौन से जिले में नहीं निवास करती है। तो अयोध्या और जालौन, इनमें कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति इस जनजाति समूह नहीं रहता है, एसटी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति, एसटी किसे बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति को। सबसे ज्यादा एससी वाला ये प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछे गए एग्जाम्स में, वो वाले पॉइंट में आपको चर्चा कर रहा हूं इस क्लास में। एससी जनजाति की बात कर रहे हैं, प्रतिशत में कहां पे रहती है? सोनभद्र में। ठीक है, एससी सोनभद्र में निवास करती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे कम प्रतिशत किसका? एससी का, अनुसूचित जाति का। कौन से जिले में? बागपत में। बागपत में सबसे कम और सोनभद्र में सबसे ज्यादा, अगर प्रतिशत में जनजाति को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं तो। ठीक है, इसे हटा देते हैं, ये 10 साल जनगणना वाला लिखा था। अब आइए देखिए, खेरवार जनजाति है, खेरवार समुदाय है। खेरवार समुदाय कहाँ रहता है? सोनभद्र में, मुख्य तौर पे सोनभद्र में, चंदौली, देवरिया और बहुत सारे जिलों में रहता है, पूर्वांचल वाले हिस्से में। ठीक है, तो खेरवार जनजाति है, यूपी के कौन से जिले में निवास करती है? सोनभद्र, बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। ये पूर्व में स्थित है, ये भी पूर्व में स्थित है, देवरिया। ठीक है, देवरिया काय के लिए? चीनी का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन होता है इन जिलों में। चंदौली में धान का उत्पादन होता है, धान का कटोरा बोलते हैं चंदौली को, है ना। इसे चीनी का कटोरा बोल देते हैं देवरिया को। सहरिया लोग रहते हैं, सहरिया समुदाय कहाँ पे? ललितपुर में, झांसी के पास ललितपुर जिला है, दोनों की सीमा लगती है। तो और एक समुदाय रहता है परहिया। ठीक है, परहिया जनजाति का ही नाम है, सोनभद्र में निवास करती है। आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो जनजाति में सोनभद्र में, बैगा जनजाति पूछी गई है कई बार, ध्यान रखना, सोनभद्र में रहते हैं। सोनभद्र दक्षिणी इलाका है जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। मैं आपको बता देता हूँ, बात सुन लो आराम से। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र, जिसकी 4 राज्यों से सीमा लग रही है पड़ोस में, है ना। जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, सॉरी एमपी हो गया, राजस्थान नहीं, इन राज्यों से सीमा लग रही है। तो चारों राज्यों की सीमा लग रही, तो चारों राज्यों का वहां प्रभाव है, राज्यों का प्रभाव है प्लस सोनभद्र का प्रभाव है। तो आपस में आदान प्रदान, फिजिकली बाउंड्री करके सोनभद्र वाले अनेक दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे राज्यों से वो सोनभद्र में आ जाते हैं। तो फिजिकल बाउंड्रीज लगी हुई हैं, तो आपस में कल्चर का, सांस्कृतिक चीजों का क्या है? आदान प्रदान है। ठीक है, तो आदान प्रदान होने की वजह से तो ज्यादातर जो जनजातियां हैं, वहां रहने वाले समुदाय हैं जो और राज्यों के भी हैं, और राज्यों और भी राज्यों में पाई जाती हैं, लेकिन मैं यूपी की स्पेशल बात कर रहा हूं। तो यूपी में सोनभद्र का ये खासियत है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनजातियां, एक पंखा और पनिया नाम की जनजाति, ये दोनों सोनभद्र और मिर्जापुर, दोनों पड़ोसी जिले हैं। सोनभद्र और मिर्जापुर कैसे पड़ोसी?
ठीक है। मिर्जापुर काय के लिए जाना जाता है? कालीन के लिए बहुत फेमस था। सोनभद्र किसके लिए? ये भी कालीन के लिए। सोनभद्र में से मिर्जापुर बनाया गया, एक जिला छोटा कर दिया काट करके। ठीक है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर ये जनजाति की बात करें तो सोनभद्र में। ठीक है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, नोट कर लेना भाई साहब। यूपी की सबसे बड़ी जनजाति या सबसे बड़ा समुदाय या सबसे ज्यादा संख्या में लोग जो निवास करते हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, वो थारू लोग निवास करते हैं, जो किरात वंश की जनजाति है। इसके पीछे चाहो तो आप नोट कर लेना, मैं बता देता हूं, यहाँ तो नहीं लिखा मैंने। किरात वंश को मानने वाली जनजाति है। इसके लिए एक विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश बना रही है आपके लखीमपुर खीरी में, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। कौन सी जनजाति के लिए? थारू के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू है, जो कि कहाँ पे निवास करते हैं? गोरखपुर में। ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में निवास कर रही, गोरखपुर के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी अड़ोसी पड़ोसी जिले सभी में रहते हैं ये लोग, लेकिन अधिक संख्या में गोरखपुर में निवास करते हैं। ठीक है, नोट करते रहिएगा, प्रश्न छूटेगा नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस से। कोई भी अगर इन क्लासों को नोट कर लेंगे तो नोट्स बना लेंगे तो आप, ठीक है, एग्जाम देना तो अब हमसे बताना कि इसमें से कौन सा आया कौन सा नहीं आया बाद में। सोनभद्र हो गया। अगला बात कर रहे हैं बक्सा जनजाति, बिजनौर में निवास करती है। बक्सा लोग कहाँ पे रहते हैं? बिजनौर। और बिजनौर कहाँ पे स्थित है? बिजनौर स्थित है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में, नॉर्थ की साइड में जाएंगे तो वहां स्थित है। यहाँ सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है बिजनौर में। कौन सी नदी प्रवेश करती है? गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये जनजाति हो गई बक्सा। आगे बात करते हैं, देखो उत्तर प्रदेश में अगर सिंचाई की दृष्टि से हम बात करते हैं तो सिंचाई का सबसे बड़ा जो साधन है वो क्या है? नलकूप। ठीक है, सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? नलकूप है सिंचाई का सबसे बड़ा साधन। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है भैया, है ना। हर जगह तो नदी के माध्यम से नहर में पानी जाता है, तो नहर तो हर जगह है नहीं, उपलब्ध है नहीं, अवेलेबल है नहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। तो वहां क्या संसाधन है? किसानों के पास भाई नलकूप है ना। नलकूपों के माध्यम से बोर करते हैं, बोरिंग करने के माध्यम से नलकूप स्थापित करके अपना सिंचाई की व्यवस्था करते हैं अपने खेतों में। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं वहां नहरों की व्यवस्था नहीं है। नहरों में पानी कहाँ से आता है? नदियों से, तो वहां व्यवस्था नहीं है, तो नलकूप है। तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यदि बात करें तो अधिकतम संख्या में ज्यादा नलकूपों से सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। सबसे पुरानी नहर की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर मानते हैं पूर्वी यमुना नहर को, जिसका निर्माण 1631 में किया गया। यमुना से निकाली गई थी ये नहर, इस वजह से इसका नाम है पूर्वी यमुना नहर। कौन सी नदी से निकाली गई? यमुना से। आराम से समझिएगा, धैर्य से, इत्मीनान से, सारी चीज समझ में आएगी। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, नोट्स बनाते चलिए, मेहनत करते रहिए। आपको एक जॉब, एक वर्दी की जॉब प्राप्त करनी है तो इस कंपटीशन के दौर में, है ना। और देवेंद्र क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब आप तो करिए ही, आप तो कर रखे होंगे, लेकिन अपने मित्रों के दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। ठीक है, देखो अगला पॉइंट, तो पूर्वी यमुना 1631। अब याद करो 1631 में कौन रहा होगा भाई साहब? शाहजहां का शासनकाल था इस समय। तो इस नहर का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। ठीक है, जिसने ताजमहल का भी निर्माण कराया है। सबसे लंबी नहर, काफी किलोमीटर में बहती है, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े इलाके को कवर करती है। नहर का नाम है शारदा। 1928 में इसका निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। कब निर्माण किया गया? 1928 में। अब 1928 की बात करेंगे, किसका शासनकाल था? ब्रिटिश सरकार का शासनकाल था, अंग्रेजों का शासनकाल था। ठीक है, बातचीत चल रही थी भारत और अंग्रेजों के मध्य में, भारत को आजाद कराने के लिए, भारत के संविधान निर्माण को लेकर के। 28 में साइमन कमीशन आया था, 28 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, है ना। 28 में बहुत सारे काम हुए थे इधर अगर बात करें तो। सबसे ज्यादा अगर नहरों की बात करें उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा नहरें हैं, तो पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा नहरें हैं। इस वजह से है कि पश्चिमी हिस्से से ही होकर के नदियां निकल रही हैं। बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, मैं गंगा की बात कर लूं, यमुना की बात कर लूं, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप जानते हैं, भारत की गंगा। अब भैया नहरें में पानी कहाँ से आवेगा? नदी थी तो आवेगा। तो नदी जहां होके, जिन इलाकों से होकर के, जिन क्षेत्रों से होकर के बह रही है, तो वहां जहां जहां इलाकों में सरकार को लगता है कि किसानों तक या जिलों तक या इलाके तक पानी पहुंचाना है, तो नदियों के माध्यम से नहरों को बनाया जाता है, खोदा जाता है, स्थापित किया जाता है और पानी को मुहैया कराया जाता है किसानों के खेतों तक। ठीक है, तो इस वजह से गंगा नदी और यमुना नदी इस इलाके में, इन क्षेत्रों में बहती हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा संकेंद्रण का है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहर है। आगे बात करते हैं, घाघरा नदी कई बार पढ़ते हैं हम। आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे कुछ ही टाइम में, क्योंकि ये टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का अभी आगे चल रहा है, वीडियो मिलेगी आपको, ये यूपी स्पेशल का चल रहा है, इसे पढ़ते रहिए आप। उसके बाद ज्योग्राफी आएगी। इसे करनाली और बोलते हैं, दोनों नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। घाघरा को क्या बोलते हैं? करनाली। अच्छा, निकलती कहां से? तिब्बत से। कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है ये नदी। और तिब्बत में ग्लेशियर का भी नाम लिख रखा है मैंने, मापचा-चुंग ग्लेशियर, लिख लेना। मापचा-चुंग ग्लेशियर से निकलती है, जे लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा बनाते हुए प्रवेश करती है
उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में आकर के संगम बनाती है ये शारदा नदी के साथ। शारदा और घाघरा दोनों आपस में मिल जाती हैं और उसके बाद गंगा में ये मिल जाती हैं। गंगा की सहायक नदियां इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं काली नदी, या काली को क्या बोलते हैं शारदा, या शारदा को क्या बोलते हैं काली, ठीक है, याद रखिएगा। काली नदी कोई शारदा और शारदा कोई काली, दोनों नाम है, कॉमन नाम है, आराम से पढ़िए इत्मीनान से। तो कहां से निकलती है, यूके से। यूके बोले तो ब्रिटेन नहीं, जो उत्तराखंड वाला यूके लिख दिया भाई साहब, उत्तराखंड से, ठीक है। और उत्तराखंड की जगह का नाम क्या है, पिथौरागढ़ है, ठीक है। कौन सा गढ़ है, पिथौरागढ़, यहां से निकलती है ये वाली नदी और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद सीतापुर में आपस में मिल जाती है, संगम बनाती है घाघरा और ये वाली शारदा नदी, ठीक है। अच्छे से लिख लो, जो डाउट वाली है बहुत सारी, इस वजह से मैंने लिखा है। बेतवा नदी सबसे ज्यादा पूछी गई है उत्तर प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख सकते हैं इस नदी पर। बांध भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजघाट हो गया, माता टीला हो गया, या रानी लक्ष्मीबाई बांध हो गया, इसी नदी पर है, बेतवा नदी पर। इसे बेत्रवती नदी भी कहा गया है इतिहास में, हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो वेत्रवती नदी भी इसे बोला जाता है। चाहो तो नोट कर लीजिएगा भाई साहब आराम से, क्या बोलते हैं बेतवा को, वेत्रवती। निकलती कहां से, एमपी से। आप राज्य याद रखो, राज्य ही पूछ लिया जाता है, लेकिन उसके अलावा आप भोपाल के दक्षिण पश्चिमी एक पहाड़ी से निकलती है, भोपाल के पास दक्षिण पश्चिम पहाड़ी से निकल करके उत्तर प्रदेश में आती है और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले हिस्से में बहती है। कौन से में, बुंदेलखंड। अब ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, ये बुंदेलखंड वाले हिस्से के अंतर्गत ही आते हैं ये जिले। और यहीं पर स्थित है बहुत महत्वपूर्ण बांध इसी नदी पर, जिसका नाम है राजघाट और माता टीला, ठीक है। एक माता का मंदिर है वहां पर, इस वजह से नाम पड़ गया माता टीला। ललितपुर और झांसी की सीमा पर है बिल्कुल, या तो आप ललितपुर पढ़ लो इसके लिए, या फिर झांसी पढ़ लो। अब मान लो एग्जामिनर दे देता है कि माता टीला बांध इनमें से कौन से जिले में, तो भैया पेपर वाला एक ही जिला लिखेगा, या तो लिखेगा झांसी या लिखेगा ललितपुर, दोनों में से एक आंसर आराम से लगाओ आप। दोनों नहीं लिखेगा नहीं तो कोर्ट में बढ़ती जाएगी फिर, है ना, फिर समाधान करवाते घूमो। आधा हिस्सा झांसी में भी है, आधा हिस्सा उधर भी है, बांध जो बना हुआ है, ठीक है। ऐसे करके चलते, फिर भी एग्जामिनर्स लोगों पर गलतियां होती हैं, सारे लोगों पर, ह्यूमन बीइंग्स हैं सभी, ठीक है। प्रदेश में कुल कृषि क्षेत्रों की बात करें, और कृषि में भी पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम, कृषि के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब, पारिस्थितिकी मतलब कैसी परिस्थिति है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। तो जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने परिस्थिति के आधार पर, पारिस्थितिकी के आधार पर, इकोसिस्टम के आधार पर कृषि के क्षेत्रों को 20 क्षेत्रों में बांटा हुआ है पूरे यूपी में। तो पूरा यूपी का कितने क्षेत्रों में बांटा हुआ है, 20 क्षेत्रों में लिख लेना। पॉइंट कैसे लिखना है, प्रदेश के कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने, 20, या उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा हुआ है, 20 क्षेत्रों में, है ना। एग्रीकल्चर के हिसाब से ही बांटे जाते हैं, जहां पर कहीं धान की खेती की जा रही है ना, कहीं गेहूं की खेती सबसे ज्यादा करी जा रही है, कहीं पर और खेती की जा रही है, तो उन आधारों पर इनको लेते हैं। जैसे ही दूसरा है कृषि को जलवायु क्षेत्र, ये जलवायु वाला है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हिस्सों में कौन कौन सी जलवायु है, तो टोटल मिला के पूरे यूपी में 9 जलवायु क्षेत्र हैं। कितने जलवायु क्षेत्र हैं, 9, आराम से नोट कर लीजिएगा। वो पारिस्थितिकी कृषि वाले क्षेत्र हैं कि कृषि कैसे प्रकार की हो रही, कैसे प्रकार की नहीं हो रही, कहां पे कौन सी हो रही है उत्तर प्रदेश के, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, या पूर्वांचल वाले हिस्से में। और ये जलवायु वाले, क्लाइमेट वाले, कहीं ठंडी है तो कहीं गर्म है, कहीं नम है, कहीं उष्ण है, ठीक है। इस तरीके से जलवायु क्षेत्र के आधार पर बांटा जाता है क्षेत्रों को। तो कितने जलवायु क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के, 9। और पूरे भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर यही प्रश्न भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, तो भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, और उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, 9 जलवायु क्षेत्रों में। ये रिपीटेड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है भैया, ठीक है, आराम से नोट करते चलो। मृदा समूह, आप जानते हैं मिट्टी को ही बांटा गया है। यहाँ पे कौन कौन सी मुख्य मिट्टी हैं जो मृदा समूह के अंतर्गत आती हैं, 8 प्रकार की मिट्टियों को उत्तर प्रदेश में रखा गया है। कितने प्रकार की मिट्टियों को रखा गया, 8। आमतौर पर वैसे 8 में से 4 मिट्टी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहती हैं, वैसे टोटल मिला के तो 8 ही हैं ऑल ओवर इंडिया में भी, उनको उत्तर प्रदेश में भी रखा गया है, लेकिन 4 मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, जिसमें आप बात करें तो जलोढ़ मिट्टी की बात कर लीजिए, काली मिट्टी की बात कर लीजिए, लाल मिट्टी की बात कर लीजिए, और लैटराइट मिट्टी की बात कर लीजिए। ये 4 मिट्टी सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, और इन्हीं 4 मिट्टियों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत के अलग अलग राज्यों में या प्रांतों में, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा देखते हैं कार्यशील जनसंख्या में, जो जनसंख्या हमारी 2011 की जनगणना के अनुसार रह रही है, उनमें से कितनी जनसंख्या के ऐसे लोग हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं, तो 59%, 59.3% ऐसे लोग हैं जनसंख्या में से जो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, कृषि क्षेत्र से रिलेटेड हैं भाई साहब।
कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर। इन यूपी, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, अपने प्रांत की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आप बात समझ गए। सबसे बड़ी जनजाति की हमने बात करी, आपके लिए याद रखेंगे, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की। कौन से जनपद में निवास कर रही है? गोरखपुर जनपद में निवास कर रही है, सबसे बड़े पैमाने पर, है ना। थारू को याद रखना। लोग होते हैं जनजाति, मतलब जनजाति का शब्द इस वजह से दिया जाता है क्योंकि इनका प्राचीन समय या जो पूर्वज रहते हैं वो जंगल वगैरह में, है ना, या घने जंगलों में या पहाड़ों में या पर्वतों में इस तरीके से निवास करते आए हैं। मुख्य धारा में कभी आप लोगों की तरह, हम लोगों की तरह शामिल नहीं हो पाए हैं, है ना, इस वजह से जनाब। लेकिन आजकल बात करें तो सरकार कोशिश कर रही है, विश्वविद्यालय भी बना रही है, पढ़ाई लिखाई के संसाधन भी उपलब्ध करा रही है, और भी विकास के संसाधनों से इनको जोड़ा जा रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं इनके इलाकों में, इनके क्षेत्रों में, जिससे मुख्य धारा में इनको जोड़ा जाए, है ना। है तो भारत के नागरिक ही, लेकिन वो अलग विषय के, अपनी संस्कृति से, अपनी धरोहर से, अपने जीवन यापन से वो अलग जीवन बिहेव करते हैं, है ना। इस तरीके से उनको जनजाति का एक शब्द दिया जाता है। तो थारू लोग सबसे ज्यादा इधर गोरखपुर में, यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू को यदि उत्तर प्रदेश के अलावा और मैं आपको पढ़ा देता हूं तो मैं कहां पे पढ़ा दूंगा आपको? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी बहुत बड़े पैमाने पर कौन सी जनजाति निवास करती है? थारू जनजाति उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पर निवास करती है। दोनों राज्यों की सबसे बड़ी जनजाति। इवन उत्तराखंड के बनने से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड में, आपको बताऊं तो आप समझ लीजिए उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े समुदाय, बहुत बड़ी जनसंख्या में यह जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो बात समझ गए। एक बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। खैरवाड़ जनजाति सोनभद्र में, सहरिया ललितपुर में, और पहरिया जनजाति सोनभद्र में, बैगा जनजाति सोनभद्र में, पंखा भी सोनभद्र में, अगरिया जनजाति आपके सोनभद्र, थारू गोरखपुर में, और बुक्सा जनजाति बिजनौर में। एक जिला ही रट लेना, पहले बिजनौर सोनभद्र लिख लेना, सोनभद्र के चारों तरफ सारी जनजातियों को कनेक्ट कर देना। सबसे ज्यादा जनजाति सोनभद्र में या फिर मिर्जापुर में, दोनों पड़ोसी जिले हैं दक्षिण वाले। और मैंने समझाया था आपको, प्रभाव है 4 राज्यों का, इस वजह से अत्यधिक या अधिकतम समुदाय रहते हैं। और जी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, झारखंड में भी जाएंगे तो आप, बिहार में भी जाएंगे तो ये हिस्से लगे हुए हैं, किससे? हमारे सोनभद्र से। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएंगे और पूरा कोर्स आराम से निःशुल्क पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेहनत करते रहिए। कंपटीशन का दौर है, एक वर्दी आपको चाहिए, मेहनत करते रहिए, जिससे कि अभी से इनको नोट्स करते रहिए। बस सिर्फ रिवीजन का काम आपका बार बार रह जाएगा, बार बार रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए इनके, तो आपको आसानी से एक वैकेंसी इजीली मिल जाएगी आपको, है ना। चिंता नहीं करनी बिल्कुल, चैनल आपके साथ है और हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं। वही सिलेक्टेड पॉइंट में लेकर के आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। और कोई भी टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का, ये ज्योग्राफी शुरू करेंगे थोड़े बहुत टाइम में, मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करके प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है। और रात में 9 बजे लाइव क्लास में आप सभी बच्चे जुड़े। IPL को छोड़ दो, उसे चलने दो, वो बेटा देने नहीं आएगा नौकरी और पैसा तुम्हें, पैसा नौकरी दे भी आवेगी जब लग जाएगी तो आपकी, तो उसे आप टाइम से 9 बजे सारे बच्चे लाइव आ जा करें। कभी कभी नेट की, इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है तो क्लास नहीं हो पाती है किन्हीं कारणों की वजह से, लेकिन आमतौर पर मैं डेली क्लास लेने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को शेयर करते रहें सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया के अलावा अपने मित्रों के, दोस्तों के साथ। कोई शक समस्या हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी।